आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के राजनीति शास्त्र के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है चैप्टर के, जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति प्रभाव। इस चैप्टर के सभी प्रश्न को देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ये क्लास 10th के भारतीय भवन के राजनीति शास्त्र के बुक है और आज हम लोग इसी चैप्टर के 2nd चैप्टर देखने वाले हैं। इस 2nd चैप्टर में जितने भी आपको अति लघुत्तरीय तक का प्रश्न है उन सबकी चर्चा करेंगे। आप चैप्टर के नाम देख सकते हैं, यह 2nd चैप्टर है। इसका नाम भी देख सकते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर प्रभाव। इस चैप्टर के मतलब भी हम लोग चर्चा करेंगे साथ ही साथ, और इस चैप्टर से संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं वो सब भी डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले चैप्टर 1 के फुल डिटेल वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। आज हम लोग इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे। जहाँ भी आपको हम टिक लगाएंगे कि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोग 100% याद कर ही लेंगे, या वहाँ पर आप भी टिक लगा लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। यह बुक देखिए, यह बुक बहुत पहले के ही है। इससे पिछले बार भी जो वीडियो बना था उसमें भी आपको देखें कि बहुत जगह पर सही का निशान लगा हुआ था, तो इस पर नहीं ध्यान देना। आपको मेन रूप से जो बातें बताई जा रही है, ऑप्शन के अनुसार बताई जा रही है, उस पर ध्यान देंगे। न कि आपको यहाँ पर देखना कि हाँ आंसर क्या है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। रट लेना नहीं है, रटना नहीं है, हर बात को सुनना है, उसको गहराई को समझना है, उसके पीछे का कारण को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दे रहा है पहला प्रश्न, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पर्श होता है? ऑप्शन कह रहा है महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। अब इसका आंसर ये हो जा रहा है महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। चूँकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ठीक लगा इसलिए बता दे रहे, लेकिन इसका एक्सप्लेन करेंगे कि इसका मतलब ये क्यों होगा, दूसरा क्यों नहीं होगा। मताधिकार का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार। अब आप किसी भी महिला को वोट देने के अधिकार से वंचित करें, मतलब उसको आप वोट नहीं देने दे रहे हैं, तो वोट नहीं देने के पीछे रीज़न क्या है? आपके अंदर यही बात होगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं सक्षम है ही नहीं वोट देने के लायक। तो जैसे ही आप सोच रहे हैं कि नहीं महिला है तो महिला को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप लिंग के आधार पर क्या कर रहे हैं जी, भेदभाव कर रहा है। तो लिंग के आधार पर भेदभाव करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि महिलाओं में भी वही क्षमता है जो पुरुषों में क्षमता है। तो लिंग के आधार पर यानी महिला और पुरुष के बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। सिर्फ यह सोच कर महिला को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे क्यों महिला, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारी महिला उस मुकाम पर पहुंची है जहां पर पुरुष भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो लिंग के आधार पर अगर हम वोट का अधिकार नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये समझिए कि लिंग के आधार पर विभेद है, उसे बोलेंगे लैंगिक विभेद। भारत में वोट देने के न्यूनतम उम्र कितने रहेगा? 18 वर्ष आता है। भारत में वोट देने के न्यूनतम उम्र कितना होता है? 18 वर्ष होता है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि महिलाओं एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। और देखिए महिलाओं एवं पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात अगर बहुत ज़्यादा, अगर पुरुष समझिए कि हमारे इंडिया में प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या है? 943 है। 943 तो बहुत देखिए संख्या में कम है। 1000 प्रत्येक 1000 पुरुष और महिलाओं की संख्या कितना? 943 है। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं की संख्या कम है। तो महिलाओं की संख्या कम होने के पीछे वजह क्या है? हमारे देश में 2 मुख्य वजह है। एक क्या है कि हम लोग महिलाओं को थोड़ा इग्नोर करके चलते हैं। दूसरी बात कि हमारे यहाँ पर लड़कियों के जन्म पर ठीक है उतना खुशी नहीं मिलता है। आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये धारणा है कि लड़का वारिस होता है घर के, तो लड़का का जन्म अच्छा माना जाता है, और लड़कियों के देखिए जन्म पर कोई खास तरह का खुशहाली का माहौल नहीं मिलेगा। इस आधार पर बहुत सारी लड़कियों को गर्भ में ही हत्या कर दिया जाता है। तो इसी वजह से क्या होगा, आपको इस दोनों में बहुत से अंतराल देखने को मिलेगा। तो ये अंतराल अगर ज़्यादा है तो समझिए कि वहाँ पर महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। किस आधार पर? तो लिंग के आधार पर। नेक्स्ट करा है समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका। अब समाज में देखिए कहीं कहीं पर कि महिला के काम अलग रहेगा, पुरुष के काम अलग रहेगा। महिला के काम समानता घर के अंदर के लिए रख देगा, पुरुषों के काम घर के बाहर। अगर ऐसा है तो भी समाज ठीक नहीं माना जाएगा। आदर्श समाज के वो भी एग्जाम्पल नहीं प्रस्तुत कर रहा है। महिला और पुरुष के मध्य जैविक अंतर।
महिला और पुरुष के बीच क्या है, जैविक अंतर है। अब जैविक अंतर ये स्वाभाविक बात है कि महिला और पुरुषों के जो लिंग है वो कहीं ना कहीं नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से वो अलग है। इसमें न तो महिलाओं का उसमें योगदान है और न ही उसमें पुरुषों का उसमें योगदान है। वो तो जैविक अंतर है, स्वाभाविक है, वो नेचुरल गुण है, उनको प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया है। लेकिन इस आधार पर हम लोग जब भेदभाव करते हैं तब उसको बोलते हैं हम लोग लैंगिक विभेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है। आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो आरक्षण की व्यवस्था हमारे देश के पंचायती राज संस्था में की गई। कहाँ की गई है, पंचायती राज संस्था में की गई है। पंचायती राज संस्था में कितना किया गया है, तो पंचायती राज संस्था में 1/3 की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 1/3 की गई है। अगर 1/3 ऑप्शन नहीं दे तो ऑप्शन देगा 33.5% या 33.33%। तो 33.5% याद रखें, 33.5%। आरक्षण कितना है, तो 33.5%, यानी तो कितना है, तो 1/3। 1/3। पंचायती राज संस्था के पूछेगा जनक कौन है, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। पंचायती राज संस्था का जनक कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। इसका जनक हो जाएगा बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता। नेक्स्ट है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है समझिए। सांप्रदायिकता का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति अपने धर्म को बाकी धर्मों से अच्छा समझ रहा है। अपने धर्म को समझ रहा है कि मेरा जो धर्म है वो बाकी सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, बाकी सभी धर्मों से महान है। और जब भी यह बात होगा तो दूसरे धर्म के लोग को बुरा लगेगा और इसी बात को लेकर दो धर्म के लोगों के बीच आपस में मनमुटाव हो जाएगा और बाद में धर्म के नाम पर ही झगड़ा हो जाएगा। तो धर्म के नाम पर जो झगड़ा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सांप्रदायिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। देखिए, एक अच्छा समाज वही है, एक अच्छा देश वही है जो जब वहाँ के लोगों में यह धारणा रहे कि मेरा भी धर्म अच्छा है और सामने वाला का भी धर्म अच्छा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप बोले कि मेरा धर्म अच्छा है और सामने वाला बोला कि मेरा धर्म अच्छा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसमें बोल रहा है कि मेरा जो धर्म है वो बाकी सभी धर्मों से अच्छा है, तो कहीं ना कहीं बाकी धर्म के लोग को यह बात बुरा लगेगा और कुछ न कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। फिर धर्म के नाम पे झगड़ा होगा, दंगा होगा और वही दंगा सांप्रदायिकता का नाम लेगा। तो क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को कि सांप्रदायिकता एक कैसी आपदा है, तो सांप्रदायिकता एक मानव निर्मित आपदा है, मानव को द्वारा बनाया गया है। और यह किसके आधार पर होता है, तो सांप्रदायिकता धर्म के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आपको बताए थे पहला चैप्टर में, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है देश का अपना कोई धर्म नहीं होना। भारत कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे राज्य लिखा हुआ है, राज्य के पीछे मतलब होता है। अगर मेरा 9th क्लास वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें डिटेल से बताया गया है राज्य के मतलब क्या होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना, या आप देश के बारे में बोल सकते देश का अपना कोई धर्म नहीं होना। तो भारत में क्या है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी धर्म के लोग को बराबर अधिकार मिला हुआ है और सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को मनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र, अपने अपने धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है। तो ऑप्शन कर रहा है पहला में, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार मिला हुआ है, किसी के भी धर्म के साथ कोई प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। जिसकी संख्या, हिंदू की संख्या मान के चलते कि 100 करोड़ है तो बहुत ज़्यादा है। अगर कोई आदमी कोई दूसरे धर्म के 100 लोग भी है तो जो हिंदू की संख्या 100 करोड़ है तो उसको उतना ही अधिकार है जितने किसी की संख्या केवल 100 है। तो दोनों धर्मों के लोग के बराबर अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्य का कोई एक अपना धर्म, बिल्कुल नहीं, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। और जब राज्य के कोई अपना धर्म नहीं होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं धर्म निरपेक्ष। नेक्स्ट है, सभी लोगों का अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी लोगों का, ये सही बात होगा, सभी लोगों को अपना अपना धर्म मनाने की क्या स्वतंत्रता है। अगर आप लोग संविधान में पढ़िएगा आर्टिकल नंबर 25, तो आर्टिकल 25 में कहा गया है सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है, सभी लोग अपने धर्म को आसानी से अपना सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरे धर्म पर आघात पहुंचाए बिना
अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार होता है। बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ सभी लोग अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि आपके धर्म के प्रचार से दूसरे धर्म को नुकसान न पहुँचे। ऐसा नहीं कि आपका टारगेट दूसरे धर्म को नुकसान हो रहा हो और आप अपने धर्म के प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको अपने धर्म के प्रचार करने की आवश्यकता है। आप देखते होंगे कि सब अपने अपने धर्म के लोग मंदिर बनाते हैं और बहुत लोग जो अलग अलग धर्म के मस्जिद गुरुद्वारा सब बनाते हैं और अपने अपने समझे कि शिक्षा को, अपने धार्मिक शिक्षा को एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। देखिएगा बहुत जगह पर हिंदू धर्म के लोग के कथावाचन होता है, मुस्लिम लोगों का तकरीर होता है, तो अलग अलग जगह पर अपने धर्म की बात बताई जाती है, अच्छाई बताई जाती है। लेकिन अगर दूसरे धर्मों को कहीं ना कहीं अगर नुकसान पहुंच रहा है तो वो करना हमारे यहाँ पर क्या है, मना है। नेक्स्ट है, स्विट्जरलैंड में महिलाओं का अधिकार कब प्राप्त हुआ? स्विट्जरलैंड में अधिकार कब मिला? 1971 में। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है। स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है और इसका राजधानी है बर्न। और इसमें महिलाओं का अधिकार कब मिला? तो 1971 में मिला था। इसमें एक और बात याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा बांग्लादेश कब बना? बांग्लादेश, तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में बना था। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत की संपूर्ण जनसंख्या में 48.50% महिला है। लगभग समझिए कि 50% इंडिया में क्या है, महिला है। लगभग 50% क्या है, महिला है। ये डाटा बहुत पहले के, देखिए पिछले वाला जनगणना के, हालांकि अभी वाला जनगणना में अभी देरी हो रहा है, तो आपको इसी 2011 के जनगणना के अनुसार ही आपको सही बात लिखना होगा। नेक्स्ट करा है, 2011 की जनगणना के अनुसार 65.6% महिला साक्षर है। तो महिला में साक्षरता कम है। प्रत्येक 100 महिला में से कितना महिला साक्षर है? तो मात्र 65 महिला साक्षर है, बाकी अनपढ़ है। नेक्स्ट है, 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? 1990 में। महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का अधिनियम कब बना? 1990 में। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की संस्था में महिलाओं के लिए 1/3 स्थान सुरक्षित कर दिया गया। बताए थे आपको 1/3। अगर 1/3 नहीं देगा तो आप कहिएगा 33.5%। कितना? 33.5%। यानी 1/3 का मतलब है अगर 3 सीट रहेगा तो उसमें से एक क्या होगी? महिला खड़ा होगी। 1/3 का मतलब समझिए, जैसे 3 सीट है या 3 सीट है तो एक जो सीट है वो पहले से छँट जाएगा कि इस पर केवल महिला ही खड़ी होगी। इस दोनों पर भी महिला खड़ी हो सकती है। याद रखिएगा, इस दोनों पर चाहे तो महिला इस दोनों पर भी खड़ी हो सकती है। पुरुष भी खड़े हो सकते हैं, महिला भी खड़ी हो सकती है। लेकिन इस जो एक सीट है उस पर कोई पुरुष नहीं खड़ा हो सकता है। इस पर यह जो सीट है, यह सीट महिला का रिजर्व है। जब भी इस पर कोई बैठेगा इस पद पर तो केवल महिला ही बैठेगी। इस दोनों सीट पर चाहे तो महिला खड़ा हो सकती है, लेकिन इस पर पुरुष खड़ा नहीं हो सकते, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गणेश शंकर विद्यार्थी को 1931 में सांप्रदायिक दंगा का शिकार होना पड़ा। एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी, काफ़ी सामाजिक व्यक्ति थे और कहीं ना कहीं देशभक्ति भी बहुत बड़े देशभक्त भी थे। एक गणेश शंकर विद्यार्थी 1931 की बात है। 1931 में कानपुर शहर में, उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर शहर, इस कानपुर शहर में हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच झगड़ा हुआ, दंगा हुआ। और जब भी धर्म के नाम पे झगड़ा होता है हम उसको बोलते हैं सांप्रदायिक। धर्म के नाम पे हुए झगड़ा को क्या बोलते हैं? तो धर्म के नाम पे हुए झगड़ा को बोलते हैं सांप्रदायिक दंगा। तो कानपुर में दंगा हो रहा था, हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक दंगा हो रहा था। उसी दंगा को शांत करने के लिए गए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। लेकिन दंगा इतना बड़ा भयंकर था कि इस दंगा को शांत कराने में ही इनके क्या हो गई? मौत हो गई, इन्हें शहीद हो गए। तो इनको कहा जाता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर के दंगा को, सांप्रदायिक दंगा को शांत करने के लिए शहीद हो गए थे। कब हुए थे? तो वर्ष 1931 ईस्वी में। बहुत बड़े समाज सेवी व्यक्ति थे और बहुत बड़े देशभक्त भी। नेक्स्ट है, अपने धार्मिक कार्यों के लिए राष्ट्रहित का बलिदान कर देना ही सांप्रदायिकता है। आप अपने धर्म को इतना ज़्यादा मान रहे हैं आँख मूंद करके कि आप देख ही नहीं पा रहे कि हम धर्म को लेकर इतना अंधा हो चुके हैं कि देश का भी ख्याल नहीं है। तो आप सिर्फ अपने देश के बारे, अपने सिर्फ धर्म के बारे में सोच रहे हैं। और आपका धर्म अगर राष्ट्र से बड़ा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र टूटने का काम कर। जैसे मान लेते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सभी
इसी देश के हैं। अब इसी में से कोई धर्म के लोग अपने धर्म को इतना बड़ा मान लेगा कि उसके सामने देश भी छोटा पड़ जाए। तो अब वो राष्ट्र हित को नहीं माने लेकिन धर्म को मान रहे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समझिए कि देश टूटने का डर है। तो कह रहा कि अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित भी नहीं सोच रहे। और जब राष्ट्र हित नहीं सोचिएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपस में मतभेद होगा, आपस में तनाव की स्थिति होगा, सांप्रदायिक दंगा होगा। और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित के क्या होगा, बलि चढ़ेगा। राष्ट्र के हित में नहीं होगा, कहीं ना कहीं अपने देश के लोग अपने आपस में ही झगड़ा कर लेंगे तो देश का विकास तो होगा नहीं। हम तो आपस में मेल जुल कर ही नहीं पाए तो देश के एकता के लिए, अखंडता के लिए वह खतरा बन जाता है। 1971 में बांग्लादेश उदय हुआ था, बताए थे आपको। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। सन 1971 में, डेट याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को, ये डेट ये भी याद रखिएगा। 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। किससे अलग हुआ था? तो ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। और बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में किसका योगदान है? तब बोलिएगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी के समझिए की प्रमुख भूमिका रही है, जिसकी वजह से बांग्लादेश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। अब कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है और इसके बहुत बात इंपॉर्टेंट है, इसे याद है। जैसे 1928 है तो 1928 में क्या हुआ था? तो 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिला था। ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता कब मिला था? 1928 में। इसका मतलब क्या था समझिए, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है सभी को एक समान रूप से, जो लोग वयस्क हो चुके, वयस्क मतलब जो एडल्ट हो चुके, यानी हमारे इंडिया में वयस्क मतलब जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है, तो जो लोग वयस्क हो गए हैं उन सभी को न जाति देखेंगे, न धर्म देखेंगे, न भाषा देखेंगे, सभी लोगों को क्या करेंगे, एक साथ वोट देने का अधिकार दे देंगे। तो सभी लोग को बिना किसी भेदभाव को एक साथ वोट देने का अधिकार दे दिए तो उसे बोलेंगे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। यह कब मिला था? 1928 से मिला था। 1971 का रहा है तो 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार। मताधिकार के मतलब क्या हुआ? मताधिकार के मतलब हुआ वोट देने का अधिकार। तो स्विट्जरलैंड में पहले महिलाओं का अधिकार नहीं था वोट देने का, लेकिन बाद में महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। और यह अधिकार दिया गया 1971 में। जहाँ भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है, समझिए कि वह देश जल्दी से तरक्की नहीं कर पाएगा। तो यूरोप में देखिए बहुत सारे देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार बाद में मिला, उन्हें वोट का अधिकार बाद में मिला। इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं उस देश के जो लोग हैं, उस देश के जो समाज है, यह उसके मन में है कि जो महिलाएं हैं वह उस क्षमता के लायक नहीं है कि वोट दे सके, यानी वह पुरुषों के तुलना में महिलाओं को कमज़ोर आंकते हैं, इसलिए वोट देने का अधिकार ये लोग बाद में दिए थे। नेक्स्ट है 1975। 1975 में 1975 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित हुआ था। वर्ष 1975 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित हुआ था। और ये याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 1975 में आप 2-3 बात याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको जो 4 बात बताएंगे उसमें से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है, हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 3-4 बात आप कॉपी पर ही नोट कर लेंगे, हम बोल रहे हैं कॉपी पर नोट कीजिएगा। 1975 में इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी, आप कॉपी पर नोट करते जाएंगे। आपातकाल इंडिया में कब लगा? तो आपातकाल इंडिया में लगा था 1975 में। 1975 में पूछेगा आपसे अर्थशास्त्र में, तो आप लिखेंगे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। और 1975 में जो वर्ष 1975 के और 1975 के वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था। 8 मार्च को, ये भी याद रखिएगा, जो 4-5 बात बता रहे हैं उसको नोट कर ही लीजिएगा। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012 के जो वर्ष है, 2012 के वर्ष, उसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो 4 बात बताएं, याद रखिएगा। पहला क्या? इंदिरा गांधी आपातकाल लगाई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? 1975 को। विश्व महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। 2012 में क्या है? तो 2012 में आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित हुआ था 2012 में। और आपको बताया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था 1975 में। अब है 1987। 1987 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 1987 में।
महिलाओं के स्थिति के सुधार के लिए और महिलाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था 1987 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। हिस्ट्री में डिटेल से पढ़ाएंगे आप लोगों को। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? 1906 से मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। 1982 में ड्वाकरा की स्थापना हुआ था। ड्वाकरा के बताएंगे आपको। और 1982 में भी आप एक और बात लिखिएगा नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। और 1982 में ही ड्वाकरा की स्थापना हुआ था। ड्वाकरा का मतलब समझिए, DWCRA, सुनिए, यह ड्वाकरा। इस ड्वाकरा के फुल फॉर्म क्या है? इस ड्वाकरा के फुल फॉर्म आप लोग या लिख ही लीजिए, सही रहेगा। हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप हिंदी में हो तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिखिएगा। D उनका मतलब हो गया डेवलपमेंट, D मतलब हो गया डेवलपमेंट। W का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, W का मतलब वुमेन। एंड C मतलब हो गया चिल्ड्रेन, R का मतलब रूरल, A का मतलब हो गया एरियाज, फिर से आप देखिए यहाँ पर ड्वाकरा में इसका पूरा नाम फिर से सुनिएगा। हिंदी में लिखिएगा तो हिंदी में लिख लीजिएगा। हिंदी में मतलब जैसे डेवलपमेंट था, आप ऐसे लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरियाज। फिर बोल रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। इसका गठन कब हुआ था? वर्ष 1982 में। और आपको बताए थे 1982 में ही नाबार्ड की स्थापना हुआ था, 1982 में ही। वीडियो को पॉज करके भी आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं धीरे धीरे सुन करके। नेक्स्ट है सही गलत का चयन करना है। कहा कि आज भी भारत में महिलाओं को गृह लक्ष्मी जैसा स्थान प्राप्त है। बिल्कुल नहीं जी। आप देखिएगा बहुत सारे समाज में महिलाओं को तो अधिकार दिया ही नहीं गया है। आज भी देखिएगा तो बहुत सारे महिला को उनके पति द्वारा, उनके पुत्र द्वारा टॉर्चर किया जाता है। तो बहुत जगह पर तो घर में बेटी का जन्म लेना अभिशाप माना जाता है कि बेटी जन्म हुआ मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ समस्या है जी। तो लड़की के जन्म लेना ही अपशकुन माना जाता है बहुत जगह। हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित लोग हैं, जहाँ पर समझिए की समझदारी है, वहाँ के लोग लड़कियों को भी उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि लड़कों को देते हैं। तो भेदभाव की स्थिति नहीं रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में आज भी पिछड़ापन की निशानी है। आज भी लोगों को कहीं ना कहीं सुधारने की आवश्यकता है, सोच बदलने की आवश्यकता है। तो बहुत सारे जगह ऐसे हैं भारत में ही जहाँ पर महिलाओं को बहुत ज़्यादा सामाजिक ताना बाना सहना पड़ता है। समाज में अधिकारों से वंचित रखा गया है और इनको अधिकार बिल्कुल नहीं मिला है। तो ये गलत है जी। लक्ष्मी बहुत जगह पर नहीं माना जाता। नेक्स्ट है भारत में सती प्रथा को कानूनी मान्यता प्राप्त। ये बिल्कुल गलत है। सती प्रथा बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। भारत में सती प्रथा अंग्रेज के समय में ही क्या कर दिया गया? ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो सती प्रथा अभी अपराध है। सती प्रथा के मतलब क्या होता है समझ लीजिए। पहले क्या था पुराने ज़माने में कि जब किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाता था तो महिला के पति के मृत्यु होने पर, उनके हस्बैंड के मृत्यु होने पर उस महिला को भी पति के साथ जलना पड़ता था। तो पहले क्या कि जैसे पति मरा उसके जो भी पत्नी है वो पत्नी भी क्या हुई अपने पति के साथ चीता पर बैठ गई और उसी चीता में पति भी जल गया और वो भी महिला जली गई। इस तरीक़े से उनका भी समझिए कि क्या होता है मृत्यु हो जाता था। तो ये प्रथा सती प्रथा कहलाता था। लेकिन जब अंग्रेज आया यहाँ पर तो देखा अंग्रेज कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही बुराई के रूप में है। यह प्रथा बहुत सारी महिलाओं की इच्छा नहीं है, फिर वो ज़बरदस्ती उन्हें बांध करके कहीं ना कहीं टॉर्चर करके प्रताड़ना करके उनको पति के साथ जला दिया जाता है। जैसे ही कोई महिला जलती है मरती है तो होता क्या, तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको देखने वाला कोई होता ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए कलंक वाला प्रथा था। इस प्रथा को अंग्रेज़ों के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अभी इस प्रकार के कोई घटना होगा तो कानूनी अपराध बना जाएगा। नेक्स्ट है 2011 में 1000 कुर्सियों पर नारियों की संख्या 943 से बिल्कुल बताए थे। हमारे यहाँ पर लिंगानुपात की बात करें, लिंग के अनुपात, तो लिंगानुपात कितना है? प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? तो हरियाणा। ये भी याद रखेंगे, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा। और सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में
पुरुष से ज़्यादा महिला की संख्या है और हरियाणा में महिला की संख्या बहुत कम है। 1000 पुरुष पर मात्र 876 ही महिला है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महिला कम है, यहाँ पे महिला बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही। बिल्कुल है जी, हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में एक आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 संविधान के अनुच्छेद 25 है, जिसमें कहा गया कि सभी लोग अपने धर्म को मनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। और हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव करना कानूनी अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकों को अपना अपना धर्म मनाने की मनाही है। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ पर धर्म की क्या स्वतंत्रता है, सभी को अपना अपना धर्म मनाने की क्या स्वतंत्रता मिला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है। श्रम का लैंगिक विभाजन, देखिए लिंग के आधार पर अगर श्रम मतलब काम को बांट देंगे तो उसे बोलेंगे श्रम का लैंगिक विभाजन। जब लिंग को देखते हुए काम को अगर बंटवारा कर देंगे, काम में बंटवारा कर देंगे तो हो जाएगा श्रम का लैंगिक विभाजन। एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एक लड़की को हम कहते हैं कि भाई आपको घर के काम करना है क्योंकि आप महिला है, और एक लड़का को बोलें कि आपको घर के बाहर के काम करना है क्योंकि आप जेंट्स है, पुरुष है। तो लिंग के आधार पर हम अगर काम का बंटवारा कर दिए कि नहीं कि ये महिला है तो ये फौज में नहीं जाएगी, ये महिला है तो ऑटो नहीं चला पाएगी, ये महिला है तो ट्रक नहीं चला पाएगी। तो लिंग के आधार पर अगर हम काम बांट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये विविधता कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम बांट रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो लिखिए है कि आप लोग कि जब लिंग के आधार पर काम के बंटवारा कर देते हैं कि कौन सा काम पुरुषों के लिए है और कौन सा काम महिलाओं के लिए है, तो उस स्थिति को बोला जाता है श्रम का लैंगिक विभाजन। नेक्स्ट है, भ्रूण हत्या से आप क्या समझ। जैसे आप एक मूवी देखोगे दंगल मूवी, दंगल मूवी में क्या दिखाया गया है कि जो लड़की है उसे कुश्ती लड़ाया जाता है। तो बहुत सारे गाँव के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये लड़की होकर कुश्ती लड़ेगी, कुश्ती लड़ना तो क्या है, लड़कों का काम है। तो कहीं ना कहीं आप एक काम को, एक खेल को आप लैंगिक रूप दे रहे हैं कि नहीं ये काम लड़का के लिए, ये काम लड़की के लिए। सभी काम लड़का के लिए, सभी काम लड़की के लिए हो सकता है जी। तो काम के बंटवारा आप नहीं कर सकते लिंग के आधार पर, काम का बंटवारा नहीं कर सकते। आज देखिए वर्तमान समय में तो बहुत सारे कुश्ती महिला भी है और बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर महिलाएं अपना योगदान दे रही है। तो श्रम का हम लोग बंटवारा नहीं कर सकते हैं सिर्फ लिंग के आधार पर। नेक्स्ट है, भ्रूण हत्या से क्या समझते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भ्रूण हत्या का मतलब समझिए, माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, माँ के गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं, तो उस बच्चे के लिंग के जांच करके, लिंग के जांच करने का मतलब है वह लड़का है कि लड़की है। अब लिंग के जांच किया, पता चला कि लड़की है, तो लड़की है इसलिए उसे क्या किया, गर्भ में ही मार दिया गया। तो माँ के गर्भ में ही बच्चे के हत्या करवा देना भ्रूण हत्या कहलाएगा। भारत में भ्रूण हत्या लड़की के होता है, लड़का का नहीं होता है जी। जैसे समझिए कि आप जैसे मान लेते हैं कि ये माँ की क्या है, गर्भ हो गया, अब इसमें एक बच्चा समझिए कि पल एक बच्चा पल रहा है। अब ये जो बच्चा है इसके जांच कर लिया गया कि अब जो बच्चा उसका लिंग क्या है, ये लड़का है कि लड़की है। अब पता चला कि ये लड़की है, तो लड़की की वजह से इनको गर्भ में ही मार दिया गया, इसी को बोला गया भ्रूण हत्या। अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि माँ के गर्भ में लिंग की जांच करके भ्रूण की हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है। ये तब होता है जब गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वो लड़की होता है। तो माँ के गर्भ में पल रहे जो शिशु है, जो बच्चे हैं, उसके लिंग की जांच करके अगर पता चले कि वह लड़की है तो उसकी हत्या कर देना भ्रूण हत्या कहलाता है। और यह इंडिया में इनलीगल है। अगर ऐसा करते हुए पाया जाएगा तो उचित आप लोगों को दंड मिलेगा, 5 साल तक के जेल की व्यवस्था भी है और दंड भी है, रुपया पैसा भी देना पड़ता है। नेक्स्ट है, महिलाओं के सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के एकजुटता के लिए, महिलाओं के अधिकार देने के लिए, महिलाओं के एकजुटता के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए उन्हें आपस में एक करना, उन्हें अधिकार देना, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अधिकार देना महिला सशक्तिकरण कहलाता है। तो महिलाओं को राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत बनाना महिला सशक्तिकरण कहलाता है।
नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था पर जगजीवन राम का क्या विचार था। जगजीवन राम क्या थे, एक बहुत बड़े नेता थे। जगजीवन राम दलित नेता थे। हालांकि किसी नेता को दलित कहना ये सब उचित नहीं, लेकिन फिर भी ये समाज के जो निम्न वर्ग थे उनके लिए ये बहुत बड़ा काम किए थे। ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। तो जगजीवन राम का कहना था कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जाति के प्रति उसका जो विश्वास है उसे वो कभी नहीं छोड़ सकता है। तो आप लिखना हो तो लिख लीजिएगा कि जगजीवन राम कहे थे कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन जाति के प्रति उनका जो सोच है, जाति के प्रति जो उनका विचार है, जो लगाव है, उसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे मान लेते हैं कि ए नाम के कोई व्यक्ति है जिसका जाति, ए नाम के कोई जाति के लोग हैं और बी नाम के कोई जाति के लोग हैं। अगर मान के चलिए कि ये नाम के जो जाति के लोग हैं वो अपने बच्चे की शादी ए नाम के ही जाति के घर में करेंगे, न कि बी नाम के जाति के घर में। अब देखिए इनमें कहीं ना कहीं जाति के प्रति प्रेम है इनका। ऐसा नहीं है कि इनके घर में जो लड़का या लड़की है उनके उचित इनके जैसे लड़का है तो हो सकता है कि बाकी जाति के लोग में भी इनके लड़का के लिए अच्छी लड़की मिल सकती है, या जो लड़की है उनके भी उन लड़की के लिए भी अच्छा लड़का बाकी जाति में मिल सकता है। लेकिन फिर भी ये शादी करेंगे कहाँ पर, अपने ही जाति के लोग में। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि उनके जाति के प्रति क्या है, एक लगाव है। तो जाति नहीं छोड़ सकते, जाति के साथ लगाव बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ के समाज में, हमारे यहाँ के लोग के समाज में। तो जाति नहीं छोड़ सकता है, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, अपने जाति को पकड़ के रखता है, अपने जाति के साथ मोह माया करता है। आप देखते होंगे कि कोई आदमी मान के चलिए कि ये नाम के जाति के लोग कहीं गए बाहर में और उसको ये नाम के जाति को ही लोग मिल गया, तो इनके साथ ही बड़ा अच्छा से रहेगा। हमारे यहाँ पर देखिएगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जाति के नाम पर किसी नेता को वोट देते हैं, या समाज में वोट उन्हीं को देते हैं जो उन्हीं के जाति के लोग हैं। तो जाति के प्रति हमारे यहाँ के जो देखिएगा लोग के लगाव वो बहुत ज़्यादा है, वो जाति नहीं छोड़ सकता, जाति को पकड़ के रखेगा। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है देश का अपना कोई धर्म न होना। आप लिखेंगे क्या, धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है देश का अपना कोई धर्म नहीं होना। हमारे यहाँ पर यानी भारत में सभी धर्म के लोगों को अपना अपना धर्म मनाने की पूरा क्या है, आज़ादी है। ये इम्पोर्टेंट है। अब कहाँ का इम्पोर्टेंट है उसे देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। धर्मनिरपेक्षता के बहुत अच्छे से रखिएगा। भ्रूण हत्या आपको बताए थे, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जगजीवन राम के कहीं पर बात बताए थे आपको, यहाँ चौथा नंबर, ये भी याद रखिएगा। फिर आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1928 वाला ये बात याद रखिएगा। फिर आप 1975 वाला बात याद रखिएगा। हो सके तो 1982 वाला भी, ये भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। 1971 वाला आप यह भी टिक लगा दिए हैं। फिर इधर देखेंगे तो इधर में आपको 2 नंबर 3 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर और यहाँ पर 5 नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट है। जो भी इम्पोर्टेंट बताएं उसे याद रखेंगे। हालांकि आपके बुक के बात है तो आपको सभी बातें पढ़ना ही चाहिए, कहीं ना कहीं नॉलेज की कहीं ना कहीं आपके संख्या ज़्यादा ही होगा। तो इसमें आप लोग सभी ध्यान रखेंगे। इसमें हम थोड़ा सा कहीं फास्ट बोले होंगे तो आप लोग यूट्यूब पर सुविधा दिया गया है, आप स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं। 2 बार देखिएगा तब आपको आसानी से सब बातें समझ में आ जाएगी। अगर भारतीय वन का बुक है तो कोशिश कीजिएगा जो बातें हम बताए हैं उसको पेन या पेंसिल से बुक में ही नोट कर ले। बुक में नोट करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप बुक को पलटेंगे आपको सभी बातें एक ही जगह मिल जाएगा। तो उससे आपको ये नहीं सर कि बुक गंदा होगा चाहे कुछ भी, इसे नहीं ध्यान रखना है। आपको अगर ज़्यादा लग रहा है चिंता तो आप पेंसिल से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको यह डेट वाला बात है तो डेट वाला बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीसरा चैप्टर में मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और क्या सुधार करने की आवश्यकता इसे ही बताएंगे। पिछले 2 वीडियो से हम बता रहे हैं कि जो भी आपको कुछ सुधार की आपको लगा कि नहीं वीडियो में कुछ कमी है, चाहे आवाज़ के बोलने में हो, चूँकि यह वीडियो बनता है एक रूम के अंदर, तो कहने के आसपास शोरगुल भी मचते रहता है। उस शोरगुल के बीच में टाइम निकाल करके वीडियो बनाना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ कमी तो है ही इसमें, लेकिन आपको जो भी कमी आपको लग रहा है कि इस वीडियो में है आप उसे बताने के ज़रूर प्रयास करेंगे। उस कमियों को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।